हमारे इस गहराई से विश्लेषण वाले शो में सबका एक बार फिर स्वागत है। तो आज का हमारा जो मिशन है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल, और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसने मतलब लिटरली बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर रख दिए हैं। एकदम सही कहा। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सिनेमा की परिभाषा बदलने वाली फिल्म धुरंधर की। और सिर्फ धुरंधर ही नहीं, बल्कि इसके उस सीक्वल की भी, जिसका नाम है धुरंधर द रिवेंज, जिसका मतलब हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हाँ, और इन दोनों फिल्मों के पीछे जो मास्टरमाइंड है, निर्देशक आदित्य धर, हम उनके अब तक के पूरे सफर को गहराई से समझेंगे। और सुनने वालों को बता दूं कि आज की इस चर्चा के लिए हमने काफी रिसर्च की है। जानकारी के लिए विकिपीडिया, हालिया न्यूज आर्टिकल्स, फिल्म क्रिटिक्स की राय और बॉक्स ऑफिस की आधिकारिक रिपोर्टों का अध्ययन किया गया है। बिल्कुल, और ये चर्चा इसलिए भी इतनी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है। ये कहानी है असफलताओं से लड़कर सीधे 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने की, और उन भू राजनीतिक विवादों की भी जो पर्दे से निकलकर हमारी असल जिंदगी और न्यूज रूम्स तक पहुंच गए। और इस बात की भी कि कैसे सिनेमा इतिहास और हमारी कल्पना के बीच की लकीर को एकदम धुंधला कर देता है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आदित्य धर की उस कहानी से शुरू करते हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। वो दिल्ली के कश्मीरी पंडित परिवार से आते हैं। हाँ, और आपको पता है उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम B62 स्टूडियोज है। ये दरअसल उनके बचपन के घर का नंबर था। क्या बात है! मतलब सफलता के इस मुकाम पर भी इंसान अपनी जड़ों से कैसे जुड़ा रह सकता है, ये उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनका पहला सपना फिल्में बनाना था ही नहीं, उनका पहला प्यार क्रिकेट था यार। अरे हाँ, वो अंडर 19 क्रिकेटर बनना चाहते थे ना। बिल्कुल, लेकिन वहीं पर उन्हें सिस्टम की उस पहली सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसे हम नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद कहते हैं। एक बहुत बड़े क्रिकेटर के बेटे को उनकी जगह टीम में ले लिया गया। उफ, ये तो किसी भी युवा के लिए बहुत बड़ा झटका होता है। मतलब जब आपके टैलेंट को दरकिनार कर दिया जाए तो इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। और वो गए भी थे। उस डिप्रेशन के दौर में ही उन्होंने प्रियदर्शन की 1993 वाली फिल्म गर्दिश देखी, और बस वहीं से सब बदल गया। हाँ, वहीं से क्रिकेट पीछे छूट गया और उन्होंने फिल्म मेकर बनने की ठान ली। ये सिखाता है कि जब सिस्टम आपके खिलाफ हो तो अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। तो फिर वो मुंबई आ गए, लेकिन शुरुआत में स्ट्रगल काफी था। कबीर खान की काबुल एक्सप्रेस और कुछ अन्य फिल्मों के लिए उन्होंने गाने लिखे। और उसी निर्देशक प्रियदर्शन के असिस्टेंट भी बने, जिनकी फिल्म ने उन्हें प्रेरित किया था। उन्होंने आक्रोश और तेज जैसी फिल्मों के लिए डायलॉग्स भी लिखे। लेकिन यहाँ भी एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने आती है। प्रियदर्शन ने ही एक बार बताया था कि शुरुआत में कई दूसरे डायरेक्टर्स ने आदित्य की रिसर्च और मेहनत चुरा ली थी। हाँ, और उन्हें उनका कोई क्रेडिट भी नहीं दिया गया। ये सब सहने के बाद कोई भी इंसान बहुत कठोर हो सकता है। लेकिन आदित्य के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब वो एक सफल निर्देशक बन गए तो भी उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उनकी यामी गौतम के साथ हुई शादी है। मतलब आज के टाइम में जहाँ हर चीज एक PR स्टंट होती है, उन्होंने हिमाचल में बेहद प्राइवेट तरीके से शादी की, कोई ड्रामा नहीं। हाँ, यामी ने अपनी माँ की साड़ी पहनी थी और अपना मेकअप भी खुद किया था। और सेट पर भी आदित्य का बर्ताव बहुत अलग होता है। इंटरनेट पर उन्हें ग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है, मतलब एक ऐसा इंसान जो सबका बहुत ख्याल रखता है। उरी के सेट पर उन्होंने अपनी डायरेक्टर वाली कुर्सी अपनी हेयर स्टाइलिस्ट को दे दी थी क्योंकि वो जमीन पर बैठकर खाना खा रही थी। ये छोटी छोटी बातें बहुत कुछ बताती हैं। खैर, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम उनकी पहली बड़ी सफलता यानी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। उरी का बनना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। दरअसल आदित्य पहले फवाद खान और कटरीना कैफ के साथ राब्ता नाम की एक फिल्म बनाने वाले थे। लेकिन 2016 के उरी हमलों के बाद हालात एकदम बदल गए। पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लग गया। आदित्य ने रातों रात अपना प्लान बदला और सर्जिकल स्ट्राइक पर रिसर्च करके सिर्फ 12 दिनों में उरी की स्क्रिप्ट लिख डाली। ये सच में पागलपन है। और फिर फिल्म ने जो किया वो तो इतिहास है। बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। लेकिन एक चीज जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये कि इतनी बड़ी हिट देने के बाद कोई भी डायरेक्टर तुरंत अगली फिल्म बनाना चाहता है, लेकिन उन्होंने 6 साल का ब्रेक क्यों लिया? वो ब्रेक जानबूझकर नहीं था। उरी के बाद उन्होंने दी इमॉर्टल अश्वत्थामा नाम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था। अरे हाँ, वो 500 करोड़ के बजट वाले फिल्म। बिल्कुल, लेकिन कोविड आ गया, फिर VFX और बजट की दिक्कतों की वजह से उस ड्रीम प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा।
आदित्य ने तब जेम्स कैमरून का उदाहरण दिया था कि अगर एक्सेलेंस चाहिए तो समझौते नहीं किए जा सकते। हाँ, वो बस पैसे के लिए कोई भी साधारण फिल्म नहीं बनाना चाहते थे। पर 500 करोड़ का प्रोजेक्ट बंद करना बहुत बड़ी बात है। इस दौरान उन्होंने आर्टिकल 370 को प्रोड्यूस भी किया। और एक निर्माता के तौर पर उन्होंने महसूस किया कि एक डायरेक्टर हमेशा सुझाव मांगता है, लेकिन एक प्रोड्यूसर पूरी टीम को गाइड करता है। और शायद यही एक्सपीरियंस उन्हें उनके अब तक के सबसे बड़े विजन यानी धुरंधर की तरफ ले गया। धुरंधर मतलब सच में एक महाविस्फोट। फिल्म का स्केल ही अलग लेवल का है। रणवीर सिंह ने इसमें हमजा अली मजारी और जसकीरत सिंह रंगी का जो डबल अंडरकवर रोल किया है ना, एकदम दिमाग हिला देने वाला था। और अक्षय खन्ना का रहमान डकैत वाला खूंखार लुक, साथ में संजय दत्त और आर माधवन, ये भारतीय सिनेमा के लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो धुरंधर सिर्फ एक नॉर्मल स्पाई थ्रिलर नहीं है, इसकी कहानी बहुत गहरी है। हाँ, इसमें 1999 के IC 814 हाईजैक, फिर 2001 के संसद हमले और 26/11 के मुंबई हमलों को कराची के लियारी गैंगस्टर्स के साथ जोड़ा गया है। लियारी वही इलाका है ना जहां असल जिंदगी में भी रहमान डकैत जैसे लोग खौफ का नाम रहे हैं। बिल्कुल। फिल्म में दिखाया है कि कैसे एक इंडियन एजेंट इस क्रिमिनल नेटवर्क में घुसता है ताकि बड़े आतंकी नेटवर्क को खत्म कर सके। और बॉक्स ऑफिस के आंकड़े देखिए, 214 मिनट लंबी फिल्म है ये। हाँ, 3.5 घंटे की फिल्म आज के टाइम में हाउसफुल चल रही है। दुनिया भर में इसने 1340 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए हैं। ये भारत की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। और सबसे बड़ी A-rated फिल्म भी। और वो जो गाना था ना, दिल दे परदेसी नू, उसका रीमेक भी तो बहुत वायरल हुआ। हनुमान काइंड और जैस्मीन सैंडल्स की आवाज ने फिल्म के डार्क टोन के साथ मिलकर एक गजब का माहौल बना दिया था। लेकिन जहाँ इतनी बड़ी हिट होती है वहाँ विवाद भी तो आते ही हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है फैक्ट और फिक्शन के बीच का। हाँ, और यहाँ हम सुनने वालों को बता दें कि हम किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ वो बातें रख रहे हैं जो अलग अलग सोर्सेज से सामने आई हैं। बिल्कुल, हम पूरी तरह से तटस्थ हैं। तो कुछ क्रिटिक्स जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे एक बेहतरीन और यथार्थवादी फिल्म बताया है जो आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाती है। अनुराग कश्यप और राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर्स ने भी इसके सिनेमाई क्राफ्ट की बहुत तारीफ की है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ आलोचकों और पत्रकारों का मानना है कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा है। समाजशास्त्री नीता किरमानी का कहना है कि लियारी के लोकल गैंगस्टर्स को इतने बड़े जियोपॉलिटिकल नेटवर्क से जोड़ना सिर्फ एक कल्पना है जो असलियत से बहुत दूर है। और फिल्म में 26/11 हमलों की जो असली ऑडियो क्लिप्स यूज की गई हैं, उस पर भी बहुत बवाल हुआ। आलोचकों का कहना है कि ये सिर्फ गुस्सा भड़काने के लिए किया गया है। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि फिल्म में मुस्लिम किरदारों को स्टीरियोटाइप किया गया है और ये मौजूदा सरकार की नीतियों का महिमा मंडन करती है। इन सब विवादों का असर इंटरनेशनल लेवल पर भी दिखा। खाड़ी देशों में फिल्म को बैन कर दिया गया, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर्स को करीब $10 मिलियन का नुकसान हुआ। पर एक अजीब बात देखिए, पाकिस्तान में जहां भारतीय फिल्मों पर बैन है, वहां ये फिल्म 20 लाख बार पायरेटेड डाउनलोड की गई। 20 लाख बार? मतलब जिस चीज पर बैन है उसे ही देखने की सबसे ज्यादा उत्सुकता थी वहाँ। हाँ, और भारत में भी सेंसरशिप के बहुत पंगे हुए। बलूच समुदाय ने एक लीगल नोटिस भेजा, जिसके बाद मेकर्स को फिल्म से बलूच शब्द को म्यूट करना पड़ा। और BMC वाला विवाद तो अभी हाल ही का है। धुरंधर 2 की शूटिंग के दौरान B62 स्टूडियो को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। हाँ, बिना परमिशन छत पर शूटिंग करना और असली मशालें यूज करने की वजह से उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। इन सब अड़चनों के बाद भी आदित्य धर रुके नहीं है। धुरंधर द रिवेंज की तैयारी पूरी जोरों पर है। इसका जो नया ट्रेलर आया है ना, 3 मिनट 25 सेकंड का, वो एकदम एक्शन और स्टाइल से भरपूर है। ट्रेलर में जसकीरत सिंह रंगी अब हमजा अली मजारी की पहचान में पूरी तरह से ढल चुका है। दाव और भी बड़े हो गए हैं। और इसकी रिलीज डेट भी पक्की हो गई है, 19 मार्च 2026। ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में एक साथ आ रही है। और सबसे अच्छी बात धुरंधर 2 के लिए ये है कि बॉक्स ऑफिस का मैदान एकदम खाली है। टॉक्सिक और प्रोजेक्ट हेल मैरी जैसी बड़ी फिल्मों ने अपनी रिलीज डेट आगे बढ़ा ली है। तो धुरंधर 2 को एक बहुत बड़ा ओपन रन मिलने वाला है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? मतलब यही है कि ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे शुरुआत में रिजेक्ट किया गया, जिसका काम चुराया गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। और आज वो भारत के सबसे बड़े सिनेमाई यूनिवर्स का क्रिएटर है। ये कहानी खुद किसी फिल्म से कम नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के सामने एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। जब सिनेमा 26/11 जैसी वास्तविक ऐतिहासिक त्रासदियों
और राष्ट्र के गहरे घावों को एक हाई ऑक्टेन और काल्पनिक एक्शन थ्रिलर के साथ मिला देता है, तो क्या ये समाज को उस दर्द से उभरने में मदद करता है, या क्या ये आने वाली पीढ़ियों के लिए वास्तविक इतिहास और सिनेमाई कल्पना के बीच की रेखा को हमेशा के लिए मिटा देता है? ये सच में सोचने वाला सवाल है, और इसी सवाल के साथ हम आज का ये गहराई से विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।